व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं 9वीं सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा की और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। आपको सबसे पहले ये प्रश्न तैयार कर लेने चाहिए। तो प्रश्न है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो इसका उत्तर है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण होती है। पहला है, नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। दूसरा है, नदियों से मानव व पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी मिलता है। और तीसरा है, भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति नदियों के जल से ही होती है। तो यहाँ 3 ही पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। पहला है, नदियां जो है मूल प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। दूसरा है, नदियों के जल से मानव और पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी मिलता है। और तीसरा है, सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति नदियों के जल से ही होती है। तो ये 3 पॉइंट यदि आप लिख दोगे तो आपको इसमें पूरे ही अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा से मानव श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में मानव को उचित प्रतिफल मिलता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया है। तो बहुत आसान उत्तर है, फिर से देख लेंगे जिससे कि आपको याद भी हो जाए। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा से मानव श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में मानव को उचित प्रतिफल मिलता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया है। तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका यह हमने समझ लिया है, क्योंकि मानव को यदि शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो उसके मानव श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है और गुणवत्ता बढ़ेगी तो उत्पादकता भी बढ़ेगी और यदि उत्पादकता बढ़ेगी तो देश की जो समृद्धि है, देश की समृद्धि भी बढ़ेगी और इससे मानव को भी उसका प्रतिफल मिलेगा। शिक्षित माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर भी अधिक निवेश करते हैं और क्योंकि वो शिक्षा के महत्व को समझते हैं। के बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है? तो यहाँ हमें आर्थिक क्रियाएं बतानी है। तो इसका उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र। फिर डैश करके हम लिखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं संचालित हो रही है, आर्थिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्षेत्र में हम लिखेंगे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, खनन आदि आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण की आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। तो यहाँ आपको विनिर्माण ही याद रखना है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण की आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। इसके बाद है तृतीय क्षेत्र। इसमें लिखेंगे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। तो फिर से देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, खनन आदि क्रियाएं संचालित की जाती है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण की आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। तो बहुत आसान है यह। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, आर्थिक क्रियाएं में हम लिखेंगे वे क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती है तथा जिसमें पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं
में हम जो लिख रहे हैं, तो यदि प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, आर्थिक क्रियाओं में क्या होता है, तो हम ये उत्तर लिख देंगे तो यह पूरा सही होगा। और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, उसमें यह उत्तर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ हमसे अंतर पूछा दोनों में, तो दोनों की ही क्रियाओं के बारे में हम लिख देंगे, तो यह अंतर हमें समझ में आ जाएगा। तो आर्थिक क्रियाओं में वे क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती है तथा जिसमें पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो लाभ के उद्देश्य से नहीं की जाती, जिसमें किसी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। वे क्रियाएं जो लाभ के उद्देश्य से नहीं की जाती, जिसमें किसी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर को समझ लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है? महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है, मतलब उनको निम्न वेतन वाला कार्य क्यों मिलता है, या ऐसा कार्य ही क्यों दिया जाता कि वेतन उनको कम क्यों मिलता है, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा महिलाएं शिक्षा व कौशल के अभाव के कारण। ठीक है, किसका अभाव? शिक्षा और कौशल के अभाव के कारण निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है। असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है, जिसके कारण उन्हें कम वेतन दिया जाता है। तो इसके जो निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होने के कारण यह है कि महिलाएं शिक्षा और कौशल का अभाव होता है, दूसरा ये कि उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है। तो फिर से देख लेंगे, महिलाएं शिक्षा व कौशल के अभाव के कारण निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है, और असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है, जिसके कारण उन्हें कम वेतन दिया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे, या फिर बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न आता है, किसे कहते हैं, बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी शब्द का क्या अर्थ है, तो हमें यही उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर है, बेरोजगारी शब्द का अर्थ है काम करने के इच्छुक होने पर भी किसी व्यक्ति को रोजगार ना मिलना। बेरोजगारी शब्द का अर्थ है काम करने के इच्छुक होने पर भी किसी व्यक्ति को रोजगार ना मिलना। बेरोजगारी से जनशक्ति या मानव शक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। ठीक है, बेरोजगारी क्या है? कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक है लेकिन तो भी उसको काम नहीं मिल रहा है, वह बेरोजगारी है। और बेरोजगारी से जनशक्ति या मानव शक्ति की बर्बादी होती है, क्योंकि व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा, काम नहीं कर पा रहा, तो उसका जो मानव शक्ति है वह बर्बाद हो रही, क्योंकि वह काम कर ही नहीं पा रहा है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, हमें याद कर लेना चाहिए, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर। तो इसका उत्तर है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। नियोजित मतलब किसी काम में लगे हुए लग रहे हैं वो। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। इस प्रकार 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते, मतलब काम में लगे हुए। और उदाहरण ये दे रखा है, जैसे कृषि के कामों में परिवार के ही लोग रहते हैं, तो एक ही काम को 8 लोग कर रहे हैं। मान लो यदि उसको 3 लोग भी करेंगे तो भी वो काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बचे हुए लोग हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगार है, क्योंकि वास्तव में वो उस काम में नियोजित नहीं है, उसमें उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। परिजन मतलब एक ही परिवार के जो लोग हैं। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। इस प्रकार 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। इसके बाद है मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते।
कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। मौसमी बेरोजगारी मतलब कुछ समय तो उनके पास रोजगार है, काम है, और कुछ समय उनके पास काम नहीं है। जैसे कृषि में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब खेत में कुछ काम नहीं होता, तो वो हो गई मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि उस समय जो खेत में काम करने वाले लोग हैं उनके पास कोई काम नहीं होता है। तो मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? तो इसका उत्तर है, हमारे विचार से भारत प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में विकास की कई संभावनाएं, ठीक है, इस क्षेत्र में कौन सा? प्रत्येक क्षेत्र में विकास की कई संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। इसका अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।